हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अक्षता का आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज 11 अगस्त 2022। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिए और नोट डाउन करते चलिए एक एक क्वेश्चंस को। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है कि माँ और बेटे ने एक साथ परीक्षा एग्जाम की। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, आप लोग बने रहिए, फिर हम लोग आपको बताते हैं कि क्या है कैसे है, सब कुछ आपको क्लियरली बताएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक, जाकर के फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये PDF वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड क्या है वो देख लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। छाता बारिश नहीं रोक सकता है, मगर बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, मगर सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। बिल्कुल, बारिश तो नहीं रोक सकता, लेकिन वो क्या करता है कि बारिश से में खड़ा होने का हौसला जरूर देता है कि एकदम आप रह सकते हैं, कितने भी बारिश हो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह आपका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आपको ये तो नहीं कहता कि मैं आपको सफल ही करा दूंगा, बट ये जरूर है कि आपको संघर्ष करने के लिए प्रेरणा जरूर देता है। सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 1 अगस्त 2020, मतलब क्या कह रहा है, अगस्त 2022 में किसे 21-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसे वर्ष 21-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। तो किसे चुना गया है, सुनील छेत्री को। क्या नाम है उनका, सुनील छेत्री को ये पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। अगर ये महिला में पूछ ले, महिला में किसको चुना गया है, तो 2 श्रेणी में जारी किया जाता है। तो फर्स्ट पुरुष में तो हो गया आपका सुनील छेत्री, महिला में मनीषा कल्याण। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष में सुनील छेत्री और महिला में मनीषा। सेकेंड क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दूसरी पीढ़ी के, कौन से, सेकेंड जनरेशन की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया है। तो कहाँ किया है, पानीपत कहाँ, हरियाणा। तो अभी नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को क्या किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पर, हरियाणा के पानीपत में 2G यानी दूसरी जनरेशन के इथेनॉल संयंत्र का क्या किया है, लोकार्पण किया है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, तो ये क्या करेगा, जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये क्या है, एक सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम है। क्लियर। तो जैव ईंधन के उत्पादन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अब इससे क्या होगा, यह ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफ़ायती, सुलभ, कुशल और टिकाऊ बनाने में जो प्रधानमंत्री का जो प्रयास है उसी के ये अनुरूप है, ये जो लोकार्पण किया गया है। क्लियर हो गया होगा। जो IOCL है, IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 2G इथेनॉल संयंत्र का निर्माण 900 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से किया गया है। और यह परियोजना सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न करने के लिए सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के जो भूसा है, पराली, आप समझ रहे हो, चावल के भूसा यानी पराली जिसको कहा जाता है। तो इस इथेनॉल उत्पन्न करने के लिए लगभग क्या किया जाएगा, 2 लाख टन पराली का यूज करके भारत के कचरे से धन के प्रयास में एक नया अध्याय ये जोड़ेगी, ये जो होगा। क्लियर, ये जो संयंत्र होगा और ये जो परियोजना होगी, इससे लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के समान उत्सर्जन के बराबर ग्रीन हाउस गैस को कम करने में भी ये क्या करेगी, योगदान करेगी। तो ये उम्मीद है आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि पराली का यूज़ किया जाएगा किसके लिए, इथेनॉल बनाने के लिए। और इथेनॉल क्या है, पेट्रोल में मिक्स होता है, जो कि इथेनॉल क्या, स्वच्छ ईंधन का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 अगस्त 2022 को किस देश के टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो किसने किया, अमेरिका की है। ये अमेरिका के सेरेना विलियम्स है जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनसेरा बासग्राम समाचारों में
किस संदर्भ में चर्चा में रहता है? तो जो बंसेरा बाशग्राम है ये किसके लिए है? जीन अभ्यारण्य, जीविका, आवास उद्यान या समुद्र तल के नीचे की कृषि। तो ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंध है बांस उद्यान से संबंधित है। किससे संबंधित है? बांस उद्यान से। तो अभी क्या किया गया है कि ये जो यमुना के बाढ़ के मैदानों की पारिस्थितिकी विशिष्टता को बढ़ाने के लिए, यमुना के बाढ़ के जो मैदान है उनकी पारिस्थितिक विशिष्टता को बढ़ाने के लिए ये क्या किया गया है? जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है वीके सक्सेना, उन्होंने ही क्या किया है? शहर का पहला जो बैम्बू का मतलब बांस थीम पार्क बांसेरा की नींव रखी है। और यहाँ पर क्या किया जाएगा? जो बांस है, बांस थीम पार्क बांसेरा की नींव रखी गई है। और यहाँ पर असम से लाए गए, यहाँ पर क्या किया जाएगा? असम से 25,000 से अधिक किस्म के जो बांस के पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्या किया जाएगा? जो थीम पार्क बनाया जाएगा तो उसी में 25,000 से ज़्यादा किस्म के जो बांस के पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। और इसी बांसेरा में क्या है? बैम्बू कैफ़े भी बनेगा। तो यह इस शहर की अपनी तरह की पहली पहल का नाम बांसेरा रखा गया है, जो हिंदी शब्द बसेरा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? निवास। यहाँ बांस के पेड़ों के नीचे बैठने के स्थान के साथ ही क्या किया जाएगा? एक बैम्बू कैफ़े भी बनेगा, जहाँ पर क्या मतलब एक जगह पे लोग जुटेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे? अपना बैठेंगे। और बांस के झुरमुट जैसा एक संरचना यहाँ पर होगी। अब बांस क्या होता है? बांस का क्या काम है? तो बांस का क्या काम है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो बांस है ये लगभग 30%, कितने परसेंट? बांस जो होता है लगभग 30% क्या करता है? ऑक्सीजन, 30% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और बहुत कम पानी की क्या करता है? खपत करता है। साथ ही जो मिट्टी है उसको भी ये समृद्ध करता है। और अगर बहुत बड़े पैमाने पर हम बैम्बू का रोपण करेंगे तो इससे जो राजधानी की वायु प्रदूषण की समस्या है उसको भी काफ़ी दूर तक हम लोग क्या कर सकते हैं? दूर तक ये सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 अगस्त 2022 को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेगा? तो कौन शपथ लेगा? 27 अगस्त को भारत के 49 मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में कौन शपथ लेंगे? जस्टिस उदय उमेश ललित, जिसको यू ललित कहा जाता है। जस्टिस यू ललित, मतलब यू का उदय, यू का उमेश। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये 49 प्रधान न्यायाधीश यानी कि सीजेआई होंगे। और अभी क्या किया गया? जो उनकी नियुक्ति के अधिपत्र पर राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है। और ये जो है किसके स्थान पर है? तो एनवी रमना के स्थान पर होंगे। एनवी रमना जो है 26 ये है एनवी रमना। तो ये 26 अगस्त को क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे, रिटायर होंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो उदय ललित हैं, जो यू ललित है, ये जो सीजेआई बन रहे हैं, तो इनका जो कार्यकाल होने वाला है ये बहुत ही कम समय तक होने वाला है। ये बहुत ही कम समय के लिए, यानी 3 माह से भी कम समय के लिए, यानी टोटल देखा जाए तो 74 डेज़ का इनका कार्यकाल होगा। बहुत ही कम समय के लिए इनका कार्यकाल हो रहा है। तो ये भी क्या है? 8 नवंबर को क्या है? ये भी रिटायर हो जाएंगे। एक टोटल इनका कार्यकाल 8 नवंबर को ये भी रिटायर हो जाएंगे। टोटल 74 दिन का इनका कार्यकाल होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात की जाए, इसको थोड़ा और डीप हम लोग समझते हैं। एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट है यहाँ के जो, अगर ये कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब 49वें है तो उसके बाद कौन बनेगा? तो 49वें के बाद ये जो 48वें ये थे एनवी रमना थे, और 49वें नंबर के ये बनने वाले हैं 74 दिन के लिए यू ललित। तो 50 नंबर के कौन बनने वाले हैं? वो बनेंगे, कौन बनेंगे? डी चंद्रचूड़, जस्टिस डी चंद्रचूड़ ये बनने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 74 दिन बाद हम लोग पढ़ेंगे कि 50वें नंबर के कौन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश, इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल ये कितना होता है? ये होता है 65 साल, होता है 65 साल। और जो हाई कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं
वो जितने भी 25 हाई कोर्ट है तो उनके सभी जजों की जो उम्र होती है वो 62 ईयर्स होती है, उसके बाद वो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और एक फैक्ट और याद रखना है कि जस्टिस ललित जो हैं ये सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले दूसरे CJI हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी जब ये दूसरे, तो पहले कौन है, तो पहले जो थे वो थे SM सीकरी, पहले कौन थे, SM सीकरी, और दूसरे ये है जो सीधे क्या है, वकील से न्यायाधीश बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो जस्टिस SM सीकरी देश के पहले ऐसे CJI थे जिन्होंने 1964 में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। क्लियर। और 1971 में वह 13वें प्रधान न्यायाधीश बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ये सारे आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर जब सुप्रीम कोर्ट बात आ ही गई है तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्टिकल 124 से 147 तक रहता है, 124 से 147 तक रहता है। क्लियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें बस इतना फैक्ट आप ध्यान रखिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कुछ और कोई इसमें फैक्ट देख लेते हैं कि अगर पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितनी महिला न्यायाधीश हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो है 4 महिला न्यायाधीश हैं। वो कौन कौन सी, हेमा कोहली, इंदिरा बनर्जी, निवेला त्रिवेदी, नागरत्ना। अभी हाल ही में इन चारों को क्या किया गया है, शपथ दिया गया था, शपथ दिलाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये पूछ ले कि किस आर्टिकल के तहत क्या है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। कितने तरह की, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वही बंदी प्रत्यक्ष, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, यही सारे ये जारी करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2022 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया है? तो ये कौन है, मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य, मणिपुर स्टेट जो है ये क्या किया है, ये मणिपुर राज्य विधानसभा ने क्या किया है, NRC को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया। कौन है, ये मणिपुर है। तो अभी इसने संकल्प लिया है। तो ये NRC क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। उसके बाद ये तो आपको फैक्ट पता ही है। NRC होता क्या है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ये प्रत्येक गांव के संबंध में तैयार किया गया एक क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, जिसमें क्या होता है, जो घर होते हैं या जोत होता है उसी को क्रमानुसार दिखाया जाता है। और इसमें प्रत्येक घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या और नाम का विवरण भी शामिल होता है। और ये जो रजिस्टर था, ये NRC जो था, ये पहली बार भारतवर्ष में 1951 की जनगणना के बाद तैयार हुआ था। 1951 की जनगणना के बाद पहली बार ये तैयार किया गया था और हाल ही में इसे अपडेट भी किया गया है। तो अभी तक केवल असम में ही इसे अपडेट किया गया है, असम में ही अभी तक इसे केवल अपडेट किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना। और सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपडेट करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य क्या है, अवैध अप्रवासियों को वैध निवासियों से अलग करना। जो अवैध है उनको वैध निवासियों से क्या करना, अलग करना। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लिए नोडल एजेंसी है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसको की है, कर्नाटक राज्य सरकार, जो इनके यहाँ की जो CM है वो कौन है, विश्वराज बोम्मई, विश्वराज बोम्मई। इन्होंने क्या किया है, कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। किसको, पुनीत राजकुमार को, पुनीत राजकुमार को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। कौन सा, पहले ये तो ध्यान रखना है कि ये किस नंबर का, 44 नंबर का। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। कितने नंबर का है, 44 नंबर का। तो ये किस नंबर का है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है, 44 नंबर का है ये। और ये जो संस्था है वो कौन करा रही है, फिडे करा रही है। इसको कौन करा रहा है, फिडे करा रही है। ये भी आपको ध्यान रखना हो। कब से कब तक चलेगा, 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाला है। क्लियर। और ये पहले मॉस्को में होने वाला था, लेकिन अभी इसको वहाँ से हटा दिया गया और कहाँ अब किया जा रहा है, चेन्नई में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, चेन्नई में किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। शुभंकर क्या है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, शुभंकर इसका थंबी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने और पॉइंट की तरफ। जैसे कि इसमें पूछा है कि ओपन श्रेणी में, तो 2 श्रेणी यहाँ पर रखी गई है, एक ओपन श्रेणी और दूसरी महिला श्रेणी। तो ओपन श्रेणी में फर्स्ट पे कौन आया है, उज्बेकिस्तान है। और महिला श्रेणी में फर्स्ट पे यूक्रेन है।
क्लियर। और महिला श्रेणी में थर्ड पर, और दोनों जो है, दोनों में, ओपन श्रेणी में, महिला श्रेणी दोनों में भारत जो की जो रैंकिंग है वो थर्ड रैंक पर है। किस पे है? थर्ड रैंक पर। ये भी आपको ध्यान रखना। और महिला वर्ग में भारत का यह पहला ओलंपियाड पदक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है गाइज? ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो 10 अगस्त को ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को ये विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में से मनाया जाता है। और ये क्या है? विश्व जैव ईंधन दिवस जो है, इसको ईंधन के जो परंपरागत स्रोत हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और 2022 के लिए जो पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है उस पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, ये इसकी थीम रखी गई। 2022 के लिए जो थीम रखी गई है, क्या थीम रखी गई है? पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर इसके इतिहास की बात करें कि तो कैसे क्या हुआ था, तो हर साल 10 अगस्त के दिन इसको हर साल 10 अगस्त के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो सर रुडोल्फ हैं, क्या नाम है इनका? सर रुडोल्फ डीजल इनका नाम था, सर रुडोल्फ डीजल। तो इन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। ये डीजल इंजन बनाने का काम इन्होंने किया था। 8 अगस्त साल 1893 था। 8 अगस्त 1893 को इन्होंने पहली बार एक यांत्रिक इंजन चलाने के लिए मूंगफली तेल का सफलतापूर्वक यूज़ किया था। इसके साथ ही इन्होंने एक कल्पना की थी कि आने वाले समय में ये जीवाश्म ईंधन की जगह पर वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो इसी उपलब्धि की खुशी को मनाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है। और 2015 में ये भारतीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2015 से इसे मना रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो जैव ईंधन है, कच्चे तेल पर हमारी क्या करती है? जो डिपेंडेंसी है लोग अदर देश पर, उसकी निर्भरता को कम करेगी और ये स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करेगी। इससे जो ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार है वो ज़्यादा सृजन होगा, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में हेल्प करेगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन उत्सर्जन होता है और यह हमारी वायु और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। एक और है 9 अगस्त। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों हुआ था? 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? अमेरिका ने जापान का जो नागासाकी है वहाँ पर परमाणु बम गिराया था। और बम का डिज़ाइन ऐसा था कि उसका कोड नाम रखा गया था, फैट मैन रखा गया था, क्योंकि इसका आकार चौड़ा और गोल था। अगर इसमें करीब 1,40,000 लगभग लोग मारे गए थे। और इसके पहले 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम गिराया गया था, जिसमें लगभग 20,000 सैनिक, 70,000 आम नागरिकों को मौत हुई थी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने स्टार्ट किया है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने इसको अभी स्टार्ट किया है। और ये क्या है? ये एक अभिनव मार्केट लिंकेज योजना है जिसमें जम्मू और कश्मीर के किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसके उत्थान के लिए ये स्टार्ट किया गया है। मतलब जो कृषि और बागवानी में जो जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तुएं हैं उनके शिपमेंट के लिए बाजार लिंकेज समर्थन बनाने के उद्देश्य ये शुरू किया गया था। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो सरकार एयर कार्गो के माध्यम से जो जल्दी खराब होने वाले फल हैं उनको ले जाने के लिए जो माल ढुलाई शुल्क पर 25% की सब्सिडी, कितने परसेंट की? 25% की सब्सिडी प्रदान करेगी। और किसानों को डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना जम्मू कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम के द्वारा ये स्टार्ट की जा रही है। इससे होगा कि इस योजना से संबंधित जो दस्तावेजीकरण है उस कार्य को सरल बनाया जा सकेगा और किसानों को समय पर सब्सिडी मिल सकेगी। योजना किसानों को उनकी आय दुगनी करने में दुगनी की जा सकती है और यह किसानों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा। तो आज का जो थंबनेल था ऑलरेडी उसको डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि केरल का एक जिला है मलप्पुरम, वहाँ की एक 42 वर्षीय महिला, कौन सी? 42 ईयर्स की जो महिला है, 42 ईयर्स की महिला और उसका 24 वर्ष का बेटा, इन दोनों ने एक ही साथ पीएससी की परीक्षा पास की है। एक ही साथ ये कोचिंग क्लास जाते थे और इसने इनकी जो माँ इनको पढ़ाती थी, खुद भी पढ़ती थी। तो इस तरह दोनों ने एक साथ क्या किया? इस परीक्षा को क्लियर किया है। चलते हैं अब 10 अगस्त का हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 8 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार शुरू किया गया है? तो अमेरिका। किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू किया? उत्तर प्रदेश। 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? गोवा। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता? आर्या वाल्वेकर।
प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। 8 अगस्त 2022 को किसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? भारतीय सेना। शाही की रणनीति जो अक्सर चर्चा में रही, असममित युद्ध की रणनीति। 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर। हाल ही में कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने? बी प्रणव। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष ने दिया गया? विश्वनाथन आनंद। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। कल हो सकता है लेक्चर ना आए, बट कोशिश करेंगे कि लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाए, बट लेट्स सी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 15 अगस्त को थोड़ी दिक्कत होगी, तो आपको कल आ जाएगा लेक्चर, इट्स ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।